हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज की क्लास में बस मैं आपको इतना बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आपके सिलेबस के कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिसे आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे, मतलब जिन्हें आप बिल्कुल छोड़ करके पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, और सिलेबस के कौन से ऐसे पार्ट हैं जिन्हें आप थोड़ा सा भी एक नज़र देख कर भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो बस आपका ज़्यादा टाइम किल ना हो और आप अपने सिलेबस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जान सकें, सिर्फ इतना सा मेरा उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत प्रीवियस ईयर के कई सारे पेपरों को मैंने सॉल्व किया है और उस पेपर को सॉल्व करते दौरान मुझे जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये सारे पॉइंट पढ़ के जाते हैं तो देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको अब यहाँ पर आकर 2 पॉइंट बता के चली जाऊँगी कि वही पढ़ लो वही एग्ज़ाम में आएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। 25 टॉपिक दिए हैं तो कम से कम 10 से 15 टॉपिक तो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए। ठीक है, जब एग्ज़ाम का इस तरीके का आपका सिचुएशन है तो वहाँ पे आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को। आप ऊपर-ऊपर से पढ़ कर के अगर आप जाते हैं तो आपका काम नहीं बनने वाला है। तो इसी वजह से मैं आपको जो-जो टॉपिक बता रही हूँ, आप वो सारे टॉपिक को किसी भी नोट्स के सहारे आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छा सोर्स बताऊँगी जहाँ से इमर्जन इंडियन सोसाइटी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बिना किसी टीचर के गाइडेंस के, या फिर अगर आप कहें तो बिना किसी माध्यम के कि आपके पास बुक्स नहीं है या फिर नोट्स नहीं है, और फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कैसे आप इन सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं, नोट्स कहाँ से आप पाएंगे, तो सारे के सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, फिर मैं आपको नोट्स के बारे में भी बताऊँगी। जैसे देखिए, हमारा पहला यूनिट है और हमारे पहले यूनिट में हमें 5 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से कुछ हमें 5 से 7 टॉपिक हमारे हैं इसमें। अब आप इसमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन बनने का। तो सबसे पहले तो जब आप इमर्जन इंडियन सोसाइटी यानी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो तो एजुकेशन जो पहला ही आपका पॉइंट है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। मीनिंग, 1-2 डिफिनीशंस, उसकी विशेषताएँ, उसके शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब आपको डिफिनीशन पढ़ लीजिएगा, उसके अर्थ जो है थोड़ी भूमिका पढ़ लीजिएगा, 1-2 परिभाषाएँ पढ़ लीजिएगा, साथ ही साथ शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको पढ़ लीजिएगा। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं एजुकेशन के बारे में तो फिर आपका बहुत अच्छे से ये इस टॉपिक से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। उसके बाद आपको एम तो मैंने आपको बता ही दिया, 1.2 में एम दिया गया है तो आप उसे कवर करेंगे। उसके बाद हम 1.4 की बात करते हैं। देखिए, 1.4 जो है वो बिल्कुल आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा कर जाइएगा, क्योंकि 1.4 जो है इसमें आपसे अंतर पूछ लेगा, या फिर औपचारिक शिक्षा के लाभ पूछ लेगा, या फिर औपचारिक शिक्षा क्या होती है, लाभ तथा हानियाँ पूछ लेगा। तो ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं, अगर आप 1.5 छोड़ भी देते हैं, ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा नहीं है। आप मोटा मोटा एक बार पढ़ लीजिएगा कि एजुकेशन के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ज़रूर एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप ये 3 टॉपिक तो ज़रूर पढ़ के जाएंगे। उसके एम क्या है एजुकेशन के थोड़ा वर्क क्या होते हैं, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पे आपसे फ़िलॉसफ़ी दी गई है तो मैं आपको ये कहूँगी कि जितनी भी फ़िलॉसफ़ी आपको दी गई है, ठीक है, तो उन सारे फ़िलॉसफ़ियों के उसका मेन सार क्या है, मतलब कौन सी फ़िलॉसफ़ी किस तरह से किस दर्शन की बात करती है, उसका मेन सार जो है वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। वरना इतना ज़्यादा यहाँ से ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि आप प्रकृतिवाद को स्पष्ट करें या फिर प्रयोजनवाद को विस्तृत स्पष्ट करें, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। आप थोड़ा-सा उसका जो सार है वो एक बार ज़रूर पढ़ लें कि हाँ, कौन-सा जो है वो फ़िलॉसफ़ी जो है वो किस तरह से बच्चों को सिखाने का या फिर उनके अंदर अध्यात्म विकसित करने की बात करती है। तो इसके बाद है आपका, जहाँ पे आपको इंडियन एजुकेशनल फ़िलॉसफ़र्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो जो नाम दिए गए हैं आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन-कौन से हमारे सिलेबस में नाम दिए गए हैं इंडियन फ़िलॉसफ़र्स के। तो सबसे पहले आपका यही काम होगा कि आप उनके नाम ज़रूर एक बार याद कर लेंगे।
तो ये आपका उतना ज़्यादा यूनिट 2 आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से जो है वो बनते हैं, लेकिन आप 2.4 ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे। आप इंडियन फिलोसफर्स के नाम याद कर लेंगे, जैसे वो आपसे पूछता है कि किन्हीं 2 भारतीय दार्शनिकों के नाम लिखिए, तो फिर आप वहाँ पर लिख पाएंगे कि हाँ ये भारतीय दार्शनिक है। तो इस तरीके के जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ईजिली बन जाएंगे। और रही बात फिलोसफी पढ़ने की, तो मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो वो सफिशियंट रहेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है यूनिट 3, जहाँ पे आपको अलग अलग एजेंसियों के बारे में पढ़ना है। देखिए सेम ही टॉपिक है आपका, ये जो 1.3 या 1.4 में आपने पढ़ा फॉर्मल इनफॉर्मल, तो वही आपका यहाँ पर भी है। डिफरेंसेस पूछा गया है इनमें, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद आपका मोड्स ऑफ एजुकेशन के बारे में है, जहाँ रेगुलर, डिस्टेंस, ये सब एजुकेशन के टाइप्स दिए गए हैं। आप ज़रूर एक बार इसको पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़िएगा कि एनसीईआरटी क्या है। सबसे पहले तो इनके फुल फॉर्म ही पता होने चाहिए आपको। साथ ही साथ फुल फॉर्म के साथ साथ आपको इन सारी जो भी आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या कार्य होता है वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं। आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़े होंगे, तो वहाँ पर भी आपका यूनिट 5 का सबसे लास्ट टॉपिक है ये, तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत बातें आप वहाँ पर पढ़े होंगे, तो ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 2 टॉपिक आपके सेम हो जाते हैं। वहाँ पर भी आपको पढ़ना है और यहाँ पर भी आपको पढ़ना है, इंक्लूसिव में भी और यहाँ पर भी। तो एक ही बार आप कवर करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक साथ आपके 2-2 पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और यूनिट 4 भी आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप को जो है, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, तो उन सब के बारे में पढ़ना है। और मेन फोकस आपका है कि क्या एजुकेशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, हमारे संविधान में एजुकेशन के बारे में क्या बातें कही गई हैं, वो आपको पढ़ना है। 4.2 है आपका, आपको इसमें आरटीई के बारे में आपको पढ़ना है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। फ्री एंड जो कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है आपका आरटीई 2009, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी 2016 के बारे में पढ़ना है। ऑब्वियसली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में, तो ये आपको बहुत ईजी टॉपिक लगने वाला है, तो इसको एक बार ज़रूर कवर कर लीजिएगा, कब ये आया हुआ था, इसमें क्या प्रावधान है, शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है, तो सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो आप समय जो है वो याद रखेंगे कि कब ये आया हुआ था, उसके टाइम पीरियड को ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ क्या इनके कार्य होते हैं वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। तो यूनिट 4 में आप वैसे कुछ ज़्यादा छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, आप यूनिट 4.5 थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, या फिर आप, हम ऐसे कह सकते हैं कि आप जो 4.5 है उसको अगर आप थोड़ा भी पढ़ के जाते हैं, मतलब एक एक नज़र भी देख कर जाते हैं, तो वो सफिशियंट रहेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो 4.4 आप ज़रूर, 4.4 तक तो आपको कंपल्सरी है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद यूनिट 5 आपका हो जाता है, जहाँ पे आपसे पूछा है मीनिंग, डिफिनीशन एंड प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेशल स्कूल एंड इंक्लूसिव स्कूल, तो ये आपको पढ़ना है। और यूनिट 5.3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है कि मतलब एज अ टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऐसे बच्चों के स्कूल मैनेजमेंट में, इस तरीके से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो ये आप ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट आपका सीसी हो जाता है, जहाँ पर सी डबल मतलब सी की बात करते हैं, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, तो ये आप ज़रूर पढ़ लेंगे। इस तरह से आप ये सारे टॉपिक अगर कवर करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो सारे कवर हो जाएंगे इसके। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जो है फिर आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब लास्ट में बात करते हैं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, जो आपको बैचेस दी गई हैं। बहुत 150 आपकी फ़ीस है, लेकिन 150 दे करके आप जो है पूरी तरह से इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सब हमारे साथ कवर कर रहे होंगे। साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप बिना फ़ीस के भी पढ़ना चाहते हैं तो बीएड की एक बुक आती है स्पेशल एजुकेशन की,
तो आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो इग्नू की एक बुक है, उस बुक में आपके सारे के सारे ये फैक्ट जो है वो दिए गए हैं। एक ही बुक को डाउनलोड करके आप पूरी तरह से इन सारे फैक्ट को पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो बीएड स्पेशल एजुकेशन की इग्नू की बुक्स हैं वो आप जो है वो गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से उसमें सारे के सारे फैक्ट दिए गए हैं, ठीक है। और मैं भी बहुत सारे मैटर वहाँ से लेती हूँ, तो मैं आपको वो रिकमेंड करूँगी कि आप वो अगर आप बिना किसी कोचिंग के पढ़ना चाहते हैं तो उस बुक्स के माध्यम से उसमें पढ़ लीजिएगा। वो बहुत अच्छी बुक है, आपको ईजिली मिल जाएगी। आप डालेंगे तो आपको ईजिली जो है वो गूगल से मिल जाएगी, डाउनलोड करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और या फिर अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो आप 150 पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ पे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके आप ज़रूर जो है वो हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप जो आपका पेपर 3 है इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं बिल्कुल सर्च के माध्यम से बताए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा छोड़ करके आप पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बता देते थे कि हाँ ये टॉपिक पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, इसी में से मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं कह सकते इसलिए कि क्योंकि पहले ये था कि थोड़ा बहुत हेल्प भी आपको बाहर से मिल जाता था तो वो काम हो जाता था। बट अभी आपको प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितना हो सके पीवाईक्यू जो है वो आप सॉल्व करिएगा। वहाँ के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। 2-3 साल के पेपर लगा लेंगे तो ईजिली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू छोड़ देते हैं, प्रीवियस ईयर नहीं लगाते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट पढ़ने के बाद 2-3 पीवाईक्यू लगा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपको ऐसे ही अदर सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए कि हाँ कौन सा इंपॉर्टेंट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कहेंगे तो मैं ज़रूर से आपको सारे के सारे सिलेबस के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं आपको बता दूँगी।